नमस्कार। आज हम एक नए वीडियो के साथ सक्सेस मेयर प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं और आज से आप लोगों के बीच हम टॉपिक वाइज इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन जो पिछले एग्जामिनेशन में अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसका हम आप लोगों को डिस्कशन कराएंगे विथ ऑप्शन। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आपके सामने पहला सवाल है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र करके ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चूँकि हमारे देश में 1858 ईस्वी तक अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष शासन नहीं था, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी थी, नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में लंदन में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था समुद्र मार्ग से भारत के साथ व्यापार करना। और यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत में व्यापार करना प्रारंभ की और आगे आप सभी जानते होंगे कि अनेक युद्धों के क्रम में, जिसमें पहला युद्ध था 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध। यहाँ से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता की नींव मानी जाती है, स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। और बाद में आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध आदि के माध्यम से संपूर्ण भारत पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। उस साम्राज्य का नाम दिया गया था ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य। सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को प्रत्यक्ष रूप से भारत से समाप्त करके और भारत की शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन किस अधिनियम के द्वारा कर दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। चूँकि 1857 की क्रांति के बाद, जिसे हम भारत की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं, और ये शब्द का पहला प्रयोग महान स्वतंत्रता आंदोलनकारी और इतिहासकार बी.डी. सावरकर ने की, क्योंकि बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहली बार भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई क्रांतिकारियों का पहला आंदोलन कहा था। अर्थात 1857 ईस्वी के बाद भारतीय असंतोष को समाप्त करने और पुनः भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 1858 ईस्वी में एक कानून पास की, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी का नाम दिया गया। इस एक्ट में कहा गया कि अब भारत पर से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को समाप्त की जाती है और भारत पर प्रत्यक्ष रूप से भारत की शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। इस प्रकार 1858 से 15 अगस्त 1947 तक भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा। क्राउन का अर्थ होता है राजा रानी, क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक सत्ता थी। आज भी, यानी जब हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो आज भी ब्रिटेन में राजतंत्र को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है और वर्तमान में ब्रिटेन के राजा हैं चार्ल्स तृतीय। 1858 में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी, जिसे भारत की पहली महारानी घोषित कर दी गई। क्लियर है? अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, एसएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया है। अगला सवाल आपका है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट, ये इसका सही जवाब होगा 1784 ईस्वी। चूँकि भारत में लिखित संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है। चूँकि अगर हम इतिहास में जाएं तो 1757 के प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के उपरांत 1765 में अंग्रेज़ों ने भारत के शासकों के साथ, अर्थात मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक समझौता किया, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा गया। तो 1765 की इलाहाबाद की संधि के उपरांत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में प्रत्यक्ष शासन करने का अधिकार मिला, यानी बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गई और यहीं से भारत में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की स्थापना का प्रारंभ माना गया। इसी क्रम में चूंकि राजस्व वसूली का अधिकार बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, चूंकि जो कंपनी राजस्व वसूली में इन्वॉल्व थे वही शासन में भी इन्वॉल्व थे, जिसके कारण भ्रष्टाचार व्याप्त हो गई। इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने
और कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत में पहली बार 1773 ईस्वी में एक लिखित कानून पास करके भारत के बंगाल में लागू कराया गया, जिसका नाम दिया गया 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ये हमारे देश में लागू होने वाला पहला लिखित कानून था। इसलिए भारत में लिखित संवैधानिक व्यवस्था का आधार या प्रथम चरण 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है और यहीं से संवैधानिक व्यवस्था के विकास का इतिहास हमारे देश में प्रारंभ होता है और अंततः संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया जाता है, अर्थात विश्व मानचित्र पर भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में घोषित किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका आज का तीसरा सवाल है कि 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जाने इससे पहले आप लोग को थोड़ा सा उस समय ऐतिहासिक घटना समझा दे रहे हैं। देखिए 1905 ईस्वी में जब भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था तो उसने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने और क्षेत्रवाद को बढ़ाने के उद्देश्य से 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस प्रकार बंगाल को दो भागों में बांटकर एक का नाम दिया गया पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और दूसरे का नाम दिया गया पश्चिमी बंगाल जो हिंदू बहुल क्षेत्र था। इसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिमों को बांटना और दोनों के बीच में क्षेत्रवाद को जन्म देना, जिससे कि आपसी एकता टूट जाए, समाप्त हो जाए। इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया बंगाल में और बंग भंग आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की गई। इस प्रकार माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार, विशेषकर जो इतिहासकार बिपिन चंद्र पाल हैं, उनका मानना है कि भारत में स्वाधीनता संघर्ष जो है वो वास्तविक में 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन से प्रारंभ हुआ। यानी 1905 के स्वदेशी आंदोलन से 1947 के बीच का जो भी भारतीयों ने आज़ादी पाने के लिए संघर्ष हम लोगों ने की, इसे ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, जिसका वर्णन बिपिन चंद्र के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो इसी बीच चूँकि बंगाल विभाजन के माध्यम से अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता को तो नहीं तोड़ पाए, तो उन्होंने दूसरा प्रयास किया 1906 में। और 1906 में उन्होंने क्या की कि कुछ मुस्लिम स्वार्थी नेताओं को बहकाकर, फुसलाकर, धन का लालच देकर, समर्थन का लालच देकर ढाका में एक नई राजनीतिक दल गठित करवा दी, जिसका नाम दिया गया मुस्लिम लीग, जिसके संस्थापक के रूप में हम लोग आगा खान का नाम पढ़ते हैं। इसके पीछे की लॉजिक ये थी, अंग्रेज ये चाहते थे कि अगर मुस्लिम लीग पार्टी का गठन होता है तो मुस्लिम जनता समझेगी कि हमारा राजनीतिक जो दल है वो मुस्लिम लीग है और हिंदू जनता समझे कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है। इस प्रकार दो धड़ों में हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए। इसमें भी अंग्रेज कामयाब न हुए तो अंततः केवल सुधार की बात करके आंख में धूल भारतीयों को झोंकने का प्रयास करते हुए 1906 में उन्होंने एक आयोग बनाया, नाम दिया गया मिंटो मार्ले सुधार आयोग। यानी एक हम आयोग बना रहे हैं जो भारत में सुधार करना चाहते हैं, ये दिखावा था। उसी के रिपोर्ट पर 1909 ईस्वी में एक कानून पास किया गया जिसका नाम दिया गया भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया और इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। यानी जो रिजर्व सीट होंगे उस पर कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और मुस्लिम वोटर ही वोट करेंगे, अन्य धर्म मानने वाले वोटरों को वोट का अधिकार भी नहीं होगा। इसलिए 1909 के अधिनियम को हमारे देश के इतिहासकारों ने, नेताओं ने इसे सांप्रदायिक अधिनियम माना और इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, यानी अस्वीकार कर दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्योंकि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा दिया गया। कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं।
अब हम तीसरे प्रश्न की ओर यानी चौथे क्वेश्चन को ले रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी एग्जाम 98 में पूछा गया है, पीटी एग्जाम में। आपका ये सवाल है कि 1946 ईस्वी में जो कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। ध्यान देना इस बात को, नहीं पूछ रहा है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आया। पहले हम लोग ये समझ लें कि कैबिनेट मिशन योजना क्या था। देखिए 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन में चुनाव प्रारंभ हुआ। तो ब्रिटेन की संसदीय चुनाव प्रारंभ हुए तो चूंकि ब्रिटेन में दो दलीय राजनीतिक दलों की व्यवस्था थी, एक का नाम था रिपब्लिकन पार्टी और दूसरे का नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का नेता था क्लीमेंट एटली, और वहाँ जो 1945 में सत्ता में था यानी प्रधानमंत्री वहाँ का था वो था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ था, विरोध में था, जबकि एटली भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में था। इसलिए क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा किया कि यदि ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में हमारी पार्टी जीत जाती है, हमें बहुमत मिल जाता है, यदि हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर देंगे। ब्रिटेन की जनता ने इटली के इस वादे पर भरोसा किया और इटली के पार्टी को पूर्ण समर्थन देते हुए पूर्ण बहुमत के साथ इटली को सत्ता में वापस ले आया। जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने अपने 3 मंत्रियों के एक दल को कुछ प्रस्तावों के साथ भारत भेजा, जो 1946 में वो दल आया, जिनमें इन्हें कैबिनेट मिशन योजना या मंत्रिमंडल मिशन योजना या मंत्रिपरिषद मिशन योजना कहा गया, जिसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। यानी कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। इसके अलावे 2 अन्य सदस्य थे, एक का नाम था ए.बी. अलेक्जेंडर, याद रहेगा, ए.बी. अलेक्जेंडर, और दूसरे मेंबर का नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। यानी कैबिनेट मिशन योजना में कितने मेंबर थे? 3। अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य थे, जिनमें से एक का नाम था ए.बी. अलेक्जेंडर और दूसरे का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो 3 मंत्रियों का एक दल आया। चूंकि वो तीनों ब्रिटेन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन योजना नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना जब भारत आया तो हमारे देश के नेताओं के सामने 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। पहला, भारत की आज़ादी को हम सुनिश्चित करेंगे। नंबर 2, हम भारत की सत्ता आखिर किसे ट्रांसफ़र करें, तो इसके लिए एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। और तीसरा, आज़ादी के बाद भारत में एक लिखित संविधान लागू होगा और वो उस लिखित संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। भारत की आज़ादी को सुनिश्चित करना, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करना और संविधान सभा का गठन करना। क्लियर है? इसी के अंतर्गत आप लोग पढ़े होंगे कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया और इसी मंत्रिमंडल मिशन योजना के प्रस्ताव के आलोक में 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष चुने गए सर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित किए गए। क्लियर है? कह रहा है कि ये कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रांतीय सामूहिकरण, दूसरा ऑप्शन है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन, पाकिस्तान की स्वीकृति और चौथा संविधान निर्माण का अधिकार। क्लियर है? अब आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर कौन होगा? ग्रुप सी, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना पाकिस्तान के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। यानी कैबिनेट मिशन योजना में मुस्लिम लीग की जो मांग थी
कि भारत का विभाजन करके मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान का गठन किया जाए, कैबिनेट मिशन ने ऐसा कोई प्रस्ताव भारत में लेकर नहीं आया। यही कारण है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी। परिणाम ये हुआ कि भारत में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे फैले, जिसमें हजारों लाखों लोगों, निर्दोष लोगों की जानें चली गई। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अब कोई ऑप्शन नहीं था देश के विभाजन के अलावे। अंततः लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया और अंततः उसी के प्रस्ताव पर 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को धर्म के नाम पर दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक का नाम भारत और दूसरे का नाम पड़ा पाकिस्तान। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपके सामने देखिए 1992 यूपीएससी एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। चूँकि अभी इसकी चर्चा पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। 1909 का अधिनियम, जिसको हम लोग मिंटो मार्ले सुधार भी कह रहे हैं इतिहास की दृष्टि से, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। अब आंसर आप समझ गए होंगे, पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाला अधिनियम स्थापित करके 1909 के माध्यम से भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किया, अर्थात फूट डालो और राज करो की नीति को सार्थक बनाने का प्रयास किया। हालांकि अंग्रेज उस समय तो सफल नहीं रहे, लेकिन सांप्रदायिकता का जिस बीज को अंग्रेजों ने भारत की भूमि में बोया, वो अंततः 1940 में एक बड़े वृक्ष बनकर तैयार हुआ और पहली बार 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान, पृथक पाकिस्तान देश के प्रस्ताव को पास किया गया और अंततः धर्म के नाम पर 1947 में भारत विभाजित हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किसका शासन था? यानी जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और हमारा संविधान लागू हुआ पूरी तरह 26 जनवरी 1950। समझ में आ रहा है कि भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 1947-1950 के बीच भारत की शासन किस संविधान के द्वारा चला, ये सवाल है। इसका सही जवाब होगा 1935 ईस्वी का अधिनियम, क्योंकि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया कि जब तक भारत अपना संविधान लागू नहीं कर लेता तब तक भारत की शासन 1935 के अधिनियम द्वारा ही संचालित होगा। और 1935 का जो अधिनियम है, देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम एनईसी, तो 1935 का जो अधिनियम पारित किया गया, इसमें भारत को तोड़ने का भरसक प्रयास अंग्रेजों ने की, क्योंकि 1935 के अधिनियम में एक तरफ कहा गया कि भारत में संघीय प्रणाली लागू करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहा गया कि भारत में जो संघीय व्यवस्था लागू होगी, यानी भारत संघ में, वो भारतीय राज्यों को शामिल होना तो अनिवार्य होगा, लेकिन जो देशी रियासत हैं उनको भारत संघ में शामिल होना या ना होना उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया। अर्थात देशी रियासत अगर नहीं चाहते तो भारत संघ में शामिल नहीं होते, और आज भारत छोटे छोटे लगभग 545 टुकड़ों में बटा हुआ होता है। यानी अंग्रेजों ने 1935 ईस्वी के माध्यम से हमारे देश को टुकड़ों में बांटने का पूरा प्लान किया, इसलिए 1935 का अधिनियम भारत में लागू की गई। और 1947 के अधिनियम में क्या कहा जा रहा है कि भारत की शासन 1935 के अधिनियम द्वारा ही चलेंगे। ऐसी विकट परिस्थिति में भारतीय नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि जो देशी रियासत थे कैसे उनको भारत संघ में शामिल कराने के लिए मनाया जाए। इसकी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से 3 देशी रियासतों को छोड़कर सभी देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल कराने के लिए राजी करा लिया। ये 3 देशी रियासत जो बचे, उसमें पहला जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर था। जूनागढ़
जो वर्तमान में गुजरात यानी पश्चिमी भारत में स्थित था, उसका मानना था कि हम जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कराएंगे। तो सरदार पटेल के द्वारा वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में वहाँ की जनता ने भारत संघ के साथ रहने की इच्छा जताई। इस प्रकार जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत संघ में मिला लिया गया। यहाँ इतिहास में क्वेश्चन पूछेगा कि किस देशी रियासत को पहली बार जनमत संग्रह के आधार पर भारत संघ में शामिल किया गया? सही उत्तर होगा जूनागढ़। इसी प्रकार सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को भारत संघ में मिला लिया गया, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार पटेल थे, इसलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा गया, भारत का एकीकरण का जन्मदाता कहा गया। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार भारत का एकीकरण का श्रेय एकमात्र नेता सरदार पटेल को जाता है। अगर शायद वो नहीं होते तो शायद इस अखंड भारत की कल्पना हम लोग आज नहीं कर सकते। इसलिए हमारे भारत संघ अखंड भारत में सरदार पटेल का योगदान सबसे महानतम है, सबसे बड़ा है। इसलिए सरदार पटेल को हम लोग लौह पुरुष कहते हैं, भारत के एकीकरण का जन्मदाता कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग भी, कौन सुमेलित नहीं है, चूंकि जो भी इसमें ऑप्शन है इसकी किसी न किसी रूप में अभी तक चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्लियर? हम पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन मूल पूछा जाए उसको अंडरलाइन करिए, इससे एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन नहीं होता, पहली बात। दूसरा तरीका होता है एग्जामिनेशन में ऑप्शन चुनने का। पहला तो तरीका है कि क्वेश्चन में सही क्या है वो हमको मालूम है या नहीं, अगर मालूम है तो तुरंत चुन लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन का ऑप्शन रियल में मालूम नहीं होता है, यानी आंसर हम नहीं जान रहे इसमें, लेकिन फिर भी हम सही कर लेते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको चुन लें। ये ज़्यादा हमारे लिए अच्छा तरीका है, आसान तरीका है एग्जामिनेशन में ऑप्शन चुनने का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर दिए हम, कौन सुमेलित नहीं है। आंसर हम नहीं जानते, हम अब ये देखेंगे कि कौन ही ऑप्शन इसका उत्तर नहीं होगा। देखिए पहला कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार। अभी तुरंत पढ़े हम लोग कि मार्ले मिंटो सुधार भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को जन्म दिया, क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए सीटें रिजर्व की गई। ये तो सही है, इसका मतलब है कि ये तो होगा ही नहीं। दूसरा आप देखिए कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय प्रणाली। अभी तुरंत चर्चा की है 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था लागू की गई। क्लियर है? इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये सही है। उसके बाद तीसरा सवाल पूछ रहा है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन। अभी तुरंत चर्चा किए हैं कि कैबिनेट मिशन योजना में ही प्रस्ताव था कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए। अपने आप आंसर आपके पास आ गया, डी सबसे सही उत्तर है, क्योंकि साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों की व्यवहारिक पक्षों की जांच करना। और यहाँ लिख रहा है भारत का विभाजन, जबकि भारत का विभाजन माउंटबेटन प्रस्ताव पर हुआ, इसलिए ये गलत है। मेरा सबसे सही उत्तर होगा डी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पे सवाल आपका है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत में कब किया गया, यानी संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली स्थान द्वारा किया गया था। आंसर आप लोग अब अपने से चुन के थोड़ा बताइए, क्योंकि आंसर आपको मालूम है, हम बता चुके हैं। सबसे सही उत्तर बोलिए। 1935, क्योंकि 1935 में भारत में संघीय व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान था। ये पहला संघीय व्यवस्था स्थापना के क्षेत्र में अंग्रेजी शासन द्वारा प्रयास था भारत में। और अंतिम अब दो प्रश्न हम ले रहे हैं, जिसमें आपका आज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था, किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो 1858 ईस्वी, यानी बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1858 में भारत सरकार अधिनियम पास किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाता है और भारत की शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया जाता है। नंबर 2,
भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नया पद सृजित किया गया, भारत का वायसराय, और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि भारत में अब शासन के उत्तरदायित्व निभाने के लिए एक नया पद बनाया जाएगा, उसी का नाम दिया गया भारत सचिव या भारत मंत्री। तो सही जवाब होगा 1858 ईस्वी के द्वारा भारत मंत्री या भारत सचिव का पद सृजित किया गया। और अब हम ले रहे हैं आज का अंतिम सवाल। आपके सामने अंतिम और 10वां क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट की शक्तियां किसे दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा संघीय विधान मंडल को। तो इसी प्रकार हमारा रोज नया वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।